जय श्री राम, जय श्री हनुमान। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने लाए हैं एक ऐसे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की कहानी जो साइंस को ही सब कुछ मानते थे। ये कहानी है 4 दोस्तों की जो भूत प्रेतों पे कभी विश्वास नहीं करते थे। ये हर उस हॉन्टेड प्लेस को एनालाइज करते थे, मगर कभी भी इनका सामना ऐसी बुरी बाधाओं से नहीं हुआ था। इसी तरह इन्होंने इंडियाज़ मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में से एक प्लेस डाओ हिल, जो कुर्सियोंग वेस्ट बंगाल में है, वहाँ विज़िट की। तो मानो इन चारों की ज़िंदगी में इतना बड़ा बदलाव हुआ जो इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। इन चारों में से एक का नाम नीरज था, एक पवन था और एक रंजीत और एक राकेश था। रात के 12 बजे जब ये लोग चोरी से डाउ हिल नामक गर्ल्स स्कूल में पहुँचे, तब इन्हें एक गर्ल्स का ग्रुप दिखाई दिया जो उन्हें देखकर बड़े गुस्से में था। तभी नीरज बोलता है, अरे क्या बात है, इतना गुस्सा क्यों होती हो? हम कौन सा तुम्हें पढ़ाने आए हैं, हम तो यहाँ घूमने आए हैं। यार तू इनसे बातें क्यों कर रहा है? देख, इनको देख के ऐसा लग रहा है कई दिनों से नहाए भी नहीं है। चल, हमें आगे भी चलना है। हाँ यार चल। जैसे ही ये चारों वहाँ से निकलते हैं, वो ग्रुप गायब हो जाता है। तभी राकेश हल्का सा एक झलक पीछे मुड़ता है तो हक्का बक्का रह जाता है। अबे रंजीत, ये लड़कियां कहाँ गई? अभी तो यहीं थी। अरे यार, वो सब बच्चे थे, चले गए होंगे। चल तो चल। इन सब के अंदर एक चीज़ और हुई थी। इन सब का प्लान था रात के 2 बजे स्कूल में जाएंगे, मगर पता नहीं कैसे डाउ हिल्स की स्कूल गर्ल्स को इनका ही इंतज़ार था। अलार्म 2 बजे ना बजकर 12 बजे ही बज जाता है और ये लोग घड़ी को देखते तक नहीं हैं, सीधा निकल जाते हैं। अब ये लोग तो स्कूल में घुस गए। इन्हें क्या मालूम था कि आज का दिन इनको कितना भारी पड़ने वाला था। रंजीत थोड़ा सा आगे जाता है, तभी उसे कोई धक्का देकर भाग जाता है। मुझे धक्का किसने दिया? पवन तूने किया ना? देख, अभी मजाक करने का टाइम नहीं है, समझा? भाई, मैंने कुछ नहीं किया। मोम सर यार। तब चारों थोड़ा डर महसूस करते हैं। फिर थोड़ा आगे चलते हैं और उनको जो सामने दिखाई देता है, अगर कोई कमज़ोर दिल का हो तो वो तुरंत हार्ट अटैक से ही मर जाता। उन्हें कुछ लड़कियां दिखाई देती हैं जो कहीं से चली हुई और कहीं से कटी हुई और आंखें भी नहीं थी। ये सब देखकर चारों बेहोश हो जाते हैं। जब इनकी आंख खुली तब ये अपने घर मुंबई में होते हैं। पवन वो कहता है, यार कल तो मैं वेस्ट बंगाल में था, इतनी जल्दी घर कैसे आ गया? पवन के सिराने बैठी हुई उसकी मम्मी उसे बताती है, बेटा कल नहीं, तू 2 महीने से बेहोश पड़ा हुआ था, आज तेरी आँख खुली है। पवन ये बात सुनकर पूरी तरह से चौंक जाता है। और ऐसे ही उन तीनों के साथ भी हुआ था। वो 2 महीने से कोमा में थे। चारों को कुछ समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या था। रात के 2 बज रहे थे। पवन को अपने रूम में कुछ लड़कियों की हंसने की आवाज़ आती है और वो उठता है। घर में चारों तरफ देखता है, मगर उसे कोई नहीं दिखाई देता है। फिर अचानक से उसके ऊपर खून की कुछ बूंदें गिरती हैं। पवन उन बूंदों को टच करके सूंघने लगता है तो उसे खून की खुशबू आती है। फिर वो जल्दी से ऊपर देखता है तो वहाँ पर एक चुड़ैल दिखाई देती है। पवन की दिमाग की सारी नसें पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती हैं और वो मूर्ति बन जाता है, बिल्कुल भी हिल नहीं पाता। और वो चुड़ैल
पवन को एक जोर का धक्का मारती है। पवन बहुत बुरी तरीके से गिरता है। इधर रंजीत के रूम में भी लड़कियों के रोने की आवाज़ आती है। रंजीत उठकर चेक करता है, वो सब जगह देखता है मगर उसे कहीं कुछ नहीं दिखाई देता। वो दोबारा सो जाता है। अचानक से उसे बेड के नीचे से ठक ठक की आवाज़ आती है। फिर जब वो बेड के नीचे देखता है तो वहाँ पर भी एक चुड़ैल लेटी होती है और रंजीत को अंदर ही खींच लेती है। नीरज भी रात को अपनी बालकनी में खड़ा होकर सिगरेट पी रहा था। फिर अचानक से उसे पायल की आवाज़ आती है। वो अंदर जाता है, सब जगह देखता है मगर वो पायल की आवाज़ को ट्रैक नहीं कर पाता। फिर वो बेड पे बैठ के मोबाइल चलाने लगता है। तभी अलमारी में से आवाज़ आती है, धक 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 धक। नीरज अलमारी की तरफ बढ़ता है। उसे अलमारी खोलने में डर भी लग रहा था मगर वो देखना भी चाहता था कि अलमारी में है क्या। वो धीरे धीरे अलमारी की तरफ बढ़ता है और जैसे ही अलमारी खोलता है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है क्योंकि वहाँ पर भी एक चुड़ैल होती है। वो उसे अलमारी में ही खींच लेती है और अलमारी बंद हो जाती है। इधर राकेश भी अपनी गर्लफ्रेंड से चैट कर रहा होता है। तभी उसे बाथरूम में पानी टपकने की आवाज़ आती है। वो उठकर बाथरूम में जाता है और देखता है टोटी से पानी टपक रहा था, टप टप टप। वो उसे बंद कर देता है और फिर अपने रूम में जाके बैठ जाता है। फिर दोबारा से पानी टपकने की आवाज़ आती है। राकेश फिर से बाथरूम में जाता है और इधर उधर देखता है। फिर टोटी बंद कर देता है और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है चुड़ैल सामने ही खड़ी होती है। राकेश का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। सुबह होती है। पवन लेटा होता है और उसके पास उसकी माँ जी बैठी होती हैं। पवन की माँ जी को समझ ही नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है। फिर अचानक वो तीनों भी आ जाते हैं। फिर एकदम से पवन की आँख खुलती है। वो देखता है कि माँ जी के पीछे वही चुड़ैल खड़ी थी। पवन बोलता है, मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा जो तू मुझे परेशान कर रही है? क्या चाहिए तुझे? बेटा, मैंने तो तुझसे कुछ कहा ही नहीं और मैंने भला तेरे को क्या परेशान किया? माँ, तुम्हें नहीं, तुम्हारे पीछे वो चुड़ैल खड़ी है, उसे बोल रहा हूँ। माँ जी पीछे मुड़कर देखती हैं मगर उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखाई देता। माँ जी कहती हैं, बेटा, तुझे आराम की ज़रूरत है। मैं तेरे लिए कुछ खाने को भिजवाती हूँ, तू लेट जा। चल रहे नीरज रसोई में, पवन के लिए वड़ा पाव रखा है, ले आ आके। नीरज और माँ चले जाते हैं। फिर उन तीनों में भी चुड़ैलों की बात होने लगती है। फिर तभी कुछ चुड़ैलें उन्हें दिखाई देती हैं और कहती हैं, কি হলো, ভয় লাগছে না? আমরা তো কুল না বলেছিলি? চলে যা আমার ঘর থেকে, দেখ আবরে আমরা কি করি। ये बोल के वो गायब हो जाती हैं। तीनों बहुत डर जाते हैं। अरे यार, ये क्या बोल गई, कुछ समझ ही नहीं आया। भाई कुछ भी बोलो मगर मुझे तो कोई धमकी लगी। हमने इनका क्या बिगाड़ा यार? इधर पवन की माँ जी मंदिर जाती है और वो वहाँ के मंदिर के पुजारी से सारी बात बता देती हैं। बेटा, तुम चिंता मत करो, एक उपाय बता देता हूँ। अपने घर में हनुमान जी का पाठ करवाओ, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। कोई चलती फिरती हवा आ गई होगी तुम्हारे घर में। माँ जी बोलती हैं, मैं समझी नहीं कुछ पुजारी जी। पुजारी माँ जी को चावल नींबू पढ़कर देते हैं और कहते हैं, इसे पवन के सिरहाने रख देना। माँ जी वो पुजारी का दिया सामान ले जाती हैं और रात होते ही पवन के सिरहाने रख देती हैं। फिर सुबह होती है।
माँ जी पवन के सिरहाने रखा हुआ नींबू चावल देखती हैं और बहुत ज़्यादा डर जाती हैं, क्योंकि जो नींबू और चावल उन्होंने पवन के सिरहाने रखे थे वो चावल बिल्कुल काले हो चुके थे और नींबू काला होकर पूरा सूख चुका था। वो भागी भागी मंदिर के पुजारी के पास जाती हैं और पुजारी ये सब देखता है। पुजारी भी ये सब देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। वो इसलिए क्योंकि जैसा उसने सोचा था वो उससे भी भयानक था, क्योंकि चावल और नींबू काली की जगह लाल होने थे, मगर ये तो उससे भी बुरी हालत में थे। पुजारी बोलते हैं, बेटी तू जितना जल्दी हो सके उतना ही जल्दी मेहंदीपुर बालाजी महाराज के यहाँ चली जा, क्योंकि पवन ज़्यादा दिन नहीं 2 दिन का ही मेहमान है। और हाँ, उसके जितने भी दोस्त हैं उनके घर में भी बता दो, मुसीबत उन पर भी बहुत बड़ी है। माँ जी पुजारी की सारी बात सुनकर तुरंत पवन और उसके तीनों दोस्त के घर जाती है, सबको पूरी बात बता देती है। सबके घर वाले बुरी तरह डर जाते हैं, मगर पवन की माँ जी उन सभी को मेहंदीपुर वाले बालाजी महाराज के बारे में बताती है। फिर सब के सब अपनी गाड़ियों में मेहंदीपुर बालाजी महाराज के लिए निकल जाते हैं। वो सब जैसे ही बालाजी महाराज के यहाँ पहुँचते हैं तो उनके ऊपर जो भी चीज़ थी वो पूरी तरह हावी हो जाती है और अंदर जाने से मना कर देती है। फिर क्या, वो 4 थे और अंदर ले जाने वाले 20। कोई उन्हें टस से मस नहीं कर पा रहा था। कोई अंदर जाके किसी महंत को बुला कर लाता है और जैसे ही महंत जी आते हैं वो चारों के चारों रोने लगते हैं। नहीं, हमें अंदर नहीं जाना, तुम हमें जला दोगे। महंत जी बोलते हैं, नहीं बेटा, आज तुम सबको बाबा जी मुक्ति देंगे। और ये बोलकर जैसे ही वो सबका हाथ पकड़ लेते हैं, धागे की तरह सबको खींचते हुए ले जाते हैं। अंदर जाते ही उन्हें बालाजी महाराज के सामने छोड़ दिया जाता है और ज़ोर ज़ोर से जय श्री राम बुलवाया जाता है। बाबा जी प्रकट होते हैं, सिर्फ उन आत्माओं को दर्शन देते हैं और सभी को मुक्ति प्रदान कर देते हैं। सब लड़के बेहोश हो जाते हैं और महंत जी कहते हैं, आप सब यहाँ से सीधा अपने घर जाएंगे। किसी से कोई प्रसाद नहीं लेना है, ना ही खाना है और ना ही घर ले जाना है। सबसे बड़ी बात, पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि द्वार पर वो बुरी शक्तियाँ इंतज़ार कर रही हैं जो आपके घर को ही नहीं, आपकी पीढ़ियों तक को हिला कर रख देगी। सब महंत जी की बात मानकर सीधा अपने घर जाते हैं, मगर राकेश एक्सपेरिमेंट से नहीं चूकता और गलती कर देता है, पीछे मुड़कर देख ही लेता है और राकेश की आंखें लाल हो जाती हैं। इसलिए आप भी कभी किसी चीज़ का मजाक कभी ना उड़ाएं और हमेशा हनुमान जी की शरण में रहें, क्योंकि उनकी कृपा ही आपको हर मुसीबत से बचा सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगे तो लाइक करना और हमारे चैनल हॉरर टेल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपके साथ अगर ऐसी कोई घटना घटी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री हनुमान।